गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सतीश श्रीवास्तव। आप लोग कैसे हैं? तो मैं जो है पिछली कक्षा मैंने जो आपको पढ़ाया था उसी को इस कक्षा में भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था मानसून का आगमन एवं वापसी। ठीक है, तो मानसून की वापसी कैसे होती है, आगमन कैसे, आगमन तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब मैं वापसी बताता हूँ। मानसून की वापसी जो है अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया में मानसून आएगा तो जाएगा। ठीक है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तर भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून सबसे पहले वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में डूबा रहता है। मीन्स जब मानसून की वापसी होती है तो अधिकतर क्षेत्रों में शीत ऋतु का प्रभाव होता है। अब हम पढ़ेंगे ऋतु है। ऋतु है ना, ऋतु जानते हो ना आप, कितनी ऋतु होती है, सीजन्स। तो ऋतुएं होती हैं 4: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, जिसमें हम तीन मुख्य ऋतुओं के बारे में हम पढ़ते हैं: ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु, विंटर, समर और मानसून या रेनी सीजन। मानसून हम अब ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ऋतुएं क्या होती हैं? मानसून जलवायु की विशेषता। मानसून जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। बहुत अधिक परिवर्तन कैसे? आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी पड़ती है, पसीना निकलता है, हम ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, फ्रिज से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, या फिर एसी, कूलर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मगर ठंडी में जस्ट उल्टा हो जाता है। हम भारी भारी कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। ठीक है, गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं क्योंकि हमें ठंडी लगती है। वर्षा ऋतु में डिफरेंट हो जाता है। हम बारिश से बचने की कोशिश करते हैं, हम कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि हम भीग ना जाएं, हम कीचड़ में ना जाएं। ठीक है, तो अलग अलग ऋतुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, उनके भौतिक गुण भी भिन्न होते हैं, उनके रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। ठीक है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। जैसे तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। क्यों? इसको भी हम पढ़ेंगे। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। यह है शीत ऋतु, यह है ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तक वापसी का काल। ठीक है, अब बसंत ऋतु।
अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। कहाँ तक रहती है? फरवरी तक। ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, हमें जनवरी में कितनी गलन और कितनी ठंड महसूस हो रही है, आप लोग भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में यानी ऊपर की उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। मीन्स जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये दिल्ली साइड हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, कड़ाके की ठंड, और कुछ लोग ठंड के कारण मर भी जाते हैं। देखो ये उत्तरी क्षेत्र, ये उत्तरी क्षेत्र, ये दक्षिणी क्षेत्र, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि बर्फ भी गिरती है वहाँ पर। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। क्या? तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण यानी ये तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उत्तरी मैदान में गंगा का मैदान। उत्तर में तुषारपात सामान्य है, हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित हुए ये पवनें, उच्चावच से, मैंने बताया था, उच्चावच में कम दाब का क्षेत्र या उच्च दाब का क्षेत्र मिलकर उच्चावच बनते हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। क्या? गंगा घाटी की ओर ये पवनें बहती हैं। और एक बात और स्टूडेंट्स, सभी छात्राओं को कहना चाहूँगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पुस्तक के माध्यम से भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम बिना पुस्तक, मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विस्तार से समझा रहा हूँ। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता एवं पवनें शिथिलता परिवर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आर्द्रता एवं पवन शिथिलता परिवर्तित, शिथिल में कमजोर पड़ जाती है, आर्द्रता में नमी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण, विक्षोभ यानी तूफान आ जाते हैं। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। पश्चिमी एशिया का पश्चिम भाग और भूमध्य सागर के ऊपर। इस कारण शीतकाल में मैदानी क्षेत्र में वर्षा होती है। अभी देखे होंगे ना आपने, अभी एक महीने में 3-4 बार बारिश हो चुकी है अपने क्षेत्र में। इस मैदानी क्षेत्र में जब मानसून पीछे होता है तो लौटता है, तो पीछे के कारण बारिश भी होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है,
लौटते मानसून से जो वर्षा होती है उसको महावट कहा जाता है। कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी यानी जो गेहूं की फसल है, बटरा की फसल है, जो मटर की फसल है, चना की फसल है, इनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर पड़ता है। मतलब समुद्री किनारों पर शीत ऋतु का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु दोनों मिलकर करते तो तापमान परिवर्तित होता रहता है क्षण क्षण। अब पढ़ेंगे हम ग्रीष्म ऋतु, गर्मी। पहला हमने पढ़ा शीत ऋतु, शीत ऋतु क्यों होती है। और ये एक बात और, जो सूर्य का परिक्रमण और परिभ्रमण होता है, रेवोल्यूशन और रोटेशन, इस कारण से पृथ्वी के भी थोड़ा अक्ष के घूमने के कारण, सूर्य की दिशा के कारण भी हमें ठंडी और गर्मी महसूस होती है। ठीक है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। अब ग्रीष्म ऋतु का कारण बता रहे हैं। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या? मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 38 डिग्री सेल्सियस दक्कन के पठार का। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात, अप्रैल की बात चल रही है, अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान 42 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक होता है। मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव का तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत में जो समुद्र के किनारे होते हैं, क्या? जो समुद्र के किनारे बसे शहर होते हैं या क्षेत्र होते हैं, प्रदेश होते हैं, उनका तापमान में तापांतर होता है। में शीत की ऋतु में वहाँ थोड़ी गर्मी पड़ेगी, और जहाँ जब गर्मी पड़ती है थोड़ा वहाँ पर शीत का क्षेत्र होगा। में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। ठीक है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है, तब वायु दाब में कमी होती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता जाता है और वायु दाब में कमी होती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबा क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर क्रम होता है, और इसी काल में लू चलती है ना, गर्म गर्म हवाएं, हम बोलते हैं लू लग गई तो बुखार आ गया। तो लू एक प्रकार की गर्म हवा का पट्टी है जो हवा के रूप में बहती है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान धूल भरी आंधी आती हैं। ये आंधी अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं, तो अपने साथ ठंडे समीर में हल्की वर्षा लाती है। ठीक है। गर्मी के समय में कभी कभी बिल्कुल शीतल हवा महसूस होती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल रही है। कभी कभी बारिश के छींटे भी पड़ जाते हैं, तो ये सब इसी के प्रभाव से होता है ना। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी हो जाती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में, किसके महीने में? बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी।
क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, प्री मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, तो प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। केरल और कर्नाटक में जो बारिश होती है, जिससे जो गर्म मौसम में आम गर्म होते हैं, उस पर ठंडा पानी पड़ता है बारिश से, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं, जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है। तो हम क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा। जैसे हमारे शरीर में कहते हैं ना, आम तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक कोई बारिश ना हो जाए, जिससे आम की जो गर्मी होती है वो ठंडी हो जाती है। तो इसी प्रकार केरल कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है। तो मैंने 2 ऋतुएं समझा दी, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। इसको आप पुस्तक के साथ पढ़िएगा अच्छे से। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे सूचित करिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। पवन तंत्र है, पवन तंत्र को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि कहाँ उच्च दाब का क्षेत्र है, कहाँ कम दाब का क्षेत्र है, कहाँ पर ठंडी हवा आ रही है, कहाँ गर्म हवा आ रही है, कहाँ ये दोनों लहरें, ये दोनों हवाओं की लहरें मिल रही हैं। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको इस पार्ट के प्रश्नोत्तर करवाऊंगा, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद मुझे सूचित करना है। ठीक है। धन्यवाद।